Good morning, students. BSc first year. This is our botany class. इस क्लास के अंदर हम बॉटनी का पेपर 3 डिस्कस कर रहे थे, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। पेपर 3 में हम लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसी के साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स होते हैं, जो उसकी कौन कौन से मॉडल्स जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि इकाई कला मॉडल है और तरल मोज़ेक मॉडल है। तो ये सारे मॉडल मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका, प्लाज्मा कला के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, जो प्लांट सेल है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा कला, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कोशिका के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका कार्य होता है, और वो एक सेल के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस जो हैं वो प्ले करती है। जैसे कि सबसे पहला जो फंक्शन है इसमें वो आता है पारगम्यता का। पारगम्यता या परमिएबिलिटी, ठीक है। तो जो पारगम्यता का मतलब क्या होता है? पारगम्यता का मतलब होता है कि जो सेल के अंदर पदार्थों का अंदर आना, किसी सेल के अंदर पदार्थ का बाहर जाना, अंदर आना और बाहर जाना, ये सब किस पे डिपेंड करता है? पारगम्यता पर डिपेंड करता है। अब पारगम्यता के बेसिस पर या पारगम्यता के आधार पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 4 टाइप्स की हो सकती है, 4 प्रकार की हो सकती है। तो पारगम्यता के बेसिस पर जो इसकी पहला प्रकार होगा वो है अपारगम्य। अपारगम्य या इम्परमिएबल। अब देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इम्परमिएबल या फिर अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब क्या हुआ कि ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके अंदर पदार्थों का अंदर आना और बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? अपारगम्य होती है। जैसे कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल या पादप कोशिका, पादप कोशिका के अंदर हम किसी स्टेम या रूट की जब स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी संरचना को देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि सबसे ऊपर की जो लेयर है उस पर एक क्यूटिकल पाई जाती है। क्या पाया जाता है उस पर? क्यूटिकल। जैसे कि अगर मैं यहाँ प्लांट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो प्लांट स्ट्रक्चर के किसी स्टेम की स्ट्रक्चर को, जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपरी जो लाइन होती है, इसे लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। इसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। तो जो क्यूटिकल होती है वो कैसी होगी? अपारगम्य होती है। क्यूटिकल कैसी होती है? अपारगम्य होती है। तो अपारगम्य का मतलब हो गया जहां से पदार्थों का आना और जाना संभव नहीं हो पाता, जिस लेयर के अंदर से, उसे हम अपारगम्य कहते हैं। अपारगम्य के बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है, इसका सेकंड टाइप वो है पारगम्य या परमिएबल, ठीक है। अब पारगम्य में क्या होता है? पारगम्य में जो वाटर होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली लेयर के अंदर यानी सेल के अंदर आर पार जा सकते हैं।
पारगम्य के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। और अपारगम्य का एग्जाम्पल था क्यूटिकल, क्यूटिकल। तो ये हो गया इसका सेकेंड टाइप पारगम्य। पारगम्यता के बेसिस पे और भी टाइप्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट हमारा आता है अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल। अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल का मीन्स क्या होगा कि जिसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली आ जा सकते हैं, और इसी के साथ ही वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कुछ घुलित पदार्थ होते हैं, उसके अंदर जो घुले हुए पदार्थ होते हैं वो भी सेल के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कह देते हैं? अर्धपारगम्य। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। इसके अलावा एक और इसका टाइप आता है, वो है चयनात्मक, चयनात्मक पारगम्य या सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या हो गया कि जो केवल सेलेक्टिव पदार्थ होंगे, जो केवल चयनात्मक जो पदार्थ होंगे वही कोशिका के अंदर और बाहर आ जा सकेंगे, बाकी जो है वो उसके अंदर और बाहर नहीं जा सकेंगे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा कला है वो अर्धपारगम्य होती है, और उसी के साथ ही वो क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल होती है। तो ये हो गए पारगम्यता के आधार पर, पारगम्यता के बेसिस पर टाइप्स। अब पदार्थों का अंदर आना और बाहर जाना, ये भी अलग अलग भौतिक जो क्रियाएं होती हैं उन पे डिपेंड करता है। अब ये भौतिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि पारगम्यता के अंदर ही फर्स्ट भौतिक क्रिया आती है हमारी विसरण, विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है, तो विसरण या डिफ्यूजन को हम समझ सकते हैं सांद्रता प्रवणता के आधार पर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर। सांद्रता प्रवणता के आधार पर किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि विसरण के अंदर जो पदार्थों का मूवमेंट है या पदार्थों का जो गमन है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कहां से कहां होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी या फिर सेल के अंदर भी इसी तरीके का मूवमेंट होता है कि हाई कंसंट्रेशन से वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर 2 चैम्बर बना दिए। ठीक है, ये 2 चैम्बर्स हैं और दोनों चैम्बर्स के अंदर ये सॉल्वेंट है या विलायक। ठीक है, विलायक क्या होता है? जो किसी पदार्थ को घोलने का काम करता है, तो ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के बाद इसके अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, तो ये हो गए सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब जिस चैम्बर के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा मात्रा में होंगे वहां पे कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई हो जाएगी। मान लीजिए कि यहां पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स वो क्या हैं? ज्यादा हैं, और यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हैं? कम हैं। ठीक है, तो
तो जहां सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हैं वहां का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन। यानी कि ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है, और इस चैम्बर के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, कम है। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कहां से कहां की तरफ होगा, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करेंगे। और ये जो मूवमेंट है ये कब तक होता रहेगा, ये जो मूवमेंट है ये होता रहता है जब तक कि दोनों चैम्बर में कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, दोनों चैम्बर के अंदर जब तक कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि पारगम्यता यानी परमिएबिलिटी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो पदार्थों का अंदर आना और बाहर जाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो किस बेसिस पर होती है, डिफ्यूजन के बेसिस पर या विसरण के बेसिस पर होती है। और विसरण का प्रोसेस क्या है, जहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, जहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हैं जिस चैम्बर में, वहां कंसंट्रेशन हाई हो गई, और जहां सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हैं वहां कंसंट्रेशन लो हो गई, क्योंकि डिफ्यूजन के अंदर मूवमेंट किसका हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का हो रहा है। तो इसी बेसिस पर सेल के अंदर भी मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये हो गई इसकी एक प्रोसेस, डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, डिफ्यूजन के बाद नेक्स्ट जो आती है इसमें वो है परासरण या ऑस्मोसिस। परासरण या ऑस्मोसिस, सेल के अंदर जो मूवमेंट है किसका, सॉल्वेंट का। अब बात हो रही है किसकी, सॉल्वेंट की यानी विलायक की। ठीक है, विसरण में हम बात कर रहे थे सॉल्यूट की, यहां हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की। तो परासरण के अंदर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है सेम उसी तरीके से, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करते हैं कौन, विलायक के अणु। अब इसको भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि ये दो चैम्बर्स हैं और इन चैम्बर्स में एक चैम्बर के अंदर जो सॉल्वेंट है ये क्या है, ज्यादा है। यहां पर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा, और इस चैम्बर के अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लो है। ठीक है, यहां सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां सॉल्वेंट लो है, और सॉल्यूट पार्टिकल्स, यहां सॉल्वेंट हाई है तो यहां सॉल्यूट पार्टिकल्स कैसे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, और इस चैम्बर के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है वहां का कंसंट्रेशन क्या है, हाई। ये हो गया हाई कंसंट्रेशन और ये हो गया लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, और सॉल्वेंट का मूवमेंट किस तरीके से होगा कि अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो सेल के अंदर परासरण की विधि के द्वारा भी जो पदार्थों का आवागमन है या पदार्थों का जो मूवमेंट है वो परासरण की प्रोसेस के थ्रू भी होता है। अब जो ऑस्मोसिस है या परासरण की जो क्रिया है यह दो प्रकार की होती है। एक होता है इसमें एंडोऑस्मोसिस यानी अंतः परासरण, और सेकंड होता है एक्सोऑस्मोसिस बाह्य परासरण। ठीक है, दोनों का नाम से पता चलेगा जैसे आपको, ये है अंतः परासरण और ये हो गया बाह्य परासरण।
ठीक है। अब अंतः परासरण की जो क्रिया होती है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सेल है इस तरीके से, ये एक चैम्बर है और ये सेल है, ठीक है, ये सेल है यानी कोशिका। अब अंतः परासरण की क्रिया में क्या होता है कि यहां पर क्या है, ये जल है, जल के अंदर ये सेल रखी हुई है और जो वाटर का मूवमेंट है वो सेल के अंदर हो जाता है, यानी चैम्बर से जो वाटर है या जो जल है वो कहां जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जल का जो गमन है वो कहां, सेल के अंदर हो रहा है, जल जब सेल के अंदर जा रहा है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतः परासरण कहते हैं। और जब सेल के अंदर जल का प्रवेश होता है तो जो सेल है वो कैसी हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है। टर्जिड यानी कि स्फीत अवस्था में आ जाती है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो सेल जो है वो फूल जाती है। इसी के अपोजिट बाह्य परासरण की क्रिया होती है। बाह्य परासरण में क्या होगा, वही चैम्बर, इसमें जल है और ये सेल है। अब सेल यहाँ पर क्या है, टर्जिड अवस्था में है, और जब यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सेल से जो पानी है वो बाहर की तरफ निकलेगा। अब जब सेल से जो जल है वो बाहर की तरफ आता है तो इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, एक्सोऑस्मोसिस या फिर एंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हमने ये दो प्रोसेस देखी, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें आती है हमारी परासरण के बाद एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट आता है एंडोसाइटोसिस। देखो एंडोसाइटोसिस काफी टर्म्स का उनके नाम से ही पता चल जाता है कि कोई भी कोशिका है, कोई भी सेल है, जब पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करती है, पदार्थों को अपने अंदर लेती है, अपने अंदर ग्रहण करती है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब जो एंडोसाइटोसिस है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है इसमें पिनोसाइटोसिस और सेकंड होता है फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो प्रकार के होते हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। सबसे पहले बात करते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया, जहां पर जो कोशिका है वो तरल पदार्थों को अपने अंदर ले रही है, जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उन्हें जब वो अपने अंदर ग्रहण करती है तो इस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस जो वर्ड है इसको सबसे पहले जिसने दिया था वो थे लेविस। लेविस जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले पिनोसाइटोसिस वर्ड को दिया था, जिसका मतलब क्या होता है, कोशिका का तरल पदार्थों को अपने अंदर लेना। सेकंड आता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि जब कोशिका जो ठोस पदार्थ होंगे, यहां पर किसकी बात हो रही थी, तरल पदार्थों की। फैगोसाइटोसिस के अंदर जब कोशिका ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेती है तो इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर तरल पदार्थों को अंदर लिया जाता है सेल के द्वारा और यहाँ पर ठोस पदार्थों को सेल के द्वारा अंदर लिया जाता है। फैगोसाइटोसिस जो वर्ड है ये दिया गया था मैट चिनकॉफ के द्वारा, मैट चिनकॉफ के द्वारा। नेक्स्ट इसमें आता है एंडोसाइटोसिस के अलावा एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब फिर से वही
दोनों में डिफरेंस आप इजीली कर सकते हो। एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल क्या कर रही है, अंदर ले रही है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या हो रहा है, जो सेल है वो पदार्थों को अपने अंदर से बाहर जब निकालती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे कि सेल के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ अपचित जो पदार्थ होते हैं, उनको जब वो अपने अंदर बाहर की तरफ निकालती है तो इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये दो प्रोसेस हो गई, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है कोशिका की सुरक्षा। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कोशिका को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसे सुरक्षा प्रदान करती है। किस तरीके से उसे सुरक्षा प्रदान करती है कि जैसे कि कोई भी जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिक पदार्थ जो होते हैं, अगर वो सेल के अंदर प्रवेश करेंगे तो सेल के लिए वो चीज़ भी क्या होगी, हानिकारक होगी। तो विषैले पदार्थों को सेल के अंदर आने से रोकने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन क्या हो जाता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेल प्रोटेक्शन के बाद नेक्स्ट इसमें आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, ये सबने पहले भी ये टर्म या ये वर्ड सुना होगा, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा, जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये क्वालिटी मिलती है कि वो रीजनरेट कर सकती है, उसमें रीजनरेशन का गुण जो है वो पाया जाता है। रीजनरेशन का मतलब हो गया कि जैसे कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से या किसी कारण से अगर उसमें कोई नुकसान हो जाता है, कहीं से वो कट जाती है, तो वो पुनरुद्भवन की क्षमता रखती है, जिससे वो फिर से खुद को रिपेयर करने का काम कर देती है। तो यानी रीजनरेशन का मतलब एक तरीके से ये हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्वयं अपने आप खुद को रिपेयर करने का काम भी करती है। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक फंक्शन हो गया। पुनरुद्भवन के बाद नेक्स्ट इसमें आता है कोशिका अभिज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फंक्शन है इसका कोशिका अभिज्ञान या सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन, सेल रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये क्वालिटी भी पाई जाती है कि वो रिकॉग्निशन का काम करती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर से जो पदार्थ सेल के अंदर आ रहे हैं, तो उन पदार्थों को पहचानने का काम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये क्वालिटी पाई जाती है कोशिका अभिज्ञान की, सेल रिकॉग्निशन की। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें स्त्रवण या सीक्रेशन। स्त्रवण या सीक्रेशन, अब स्त्रवण या सीक्रेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि सेल है, सेल के अंदर अगर हम सेल की स्ट्रक्चर को देखते हैं, कोशिका की संरचना को देखते हैं, तो उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं। जब राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं तो वो जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है उनको डायरेक्ट जो है वो सेल नहीं ले सकती, उन सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को पहले एक्टिव किया जाता है, और सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को एक्टिव करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये कुछ फंक्शंस थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल के अंदर प्ले करती है। तो आज की क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस देखे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को या कोशिका भित्ति को।